वित्त मंत्रालय, भारत सरकार सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। विकसित भारत के लक्ष्य को रोड मैप के लिए ये मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। विकसित भारत के हमारे लक्ष्य का रोड मैप है, जिसमें 4 जातियों पर ध्यान दिया गया है। युवा, अन्नदाता मतलब किसान, गरीब और महिलाएं। बजट का मुख्य विषय है 4 चीज़ों पर है: रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME और मध्यम वर्ग। MSME विनिर्माण क्षेत्र है। विनिर्माण क्षेत्र ही चीन का सबसे मजबूत है, इसलिए चीन हमसे आगे है। विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं: कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता। उत्पादन और उत्पादकता में अंतर है। उत्पादकता भारत की कुछ कम है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। राष्ट्रीय सहकारिता नीति, सहकारी क्षेत्र की प्रणालीगत, व्यवस्थित और चौमुखी विकास के लिए। परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा। आत्मनिर्भरता, क्योंकि हम लोग तिलहन का बहुत ज़्यादा आयात करते हैं, इसलिए सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए नई किस्मों को शुरू करना। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों को 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। ये जब जारी की जाएंगी तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ये जो नई किस्में याद रखेंगे कि 32 कृषि और 109 बागवानी फसलें, ये हो सकता है पूछ लिया जाए बजट में कितनी किस्मों के लिए, नई किस्मों के लिए कहा गया है। प्राकृतिक कृषि, अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी। ये भी पूछा जा सकता है 2 वर्ष में कितने किसान जोड़े जाएंगे, तो 1 करोड़। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 10,000। झींगा उत्पादन और निर्यात, झींगा खेती प्रसंस्करण निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि सार्वजनिक लगा है। 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए DPI। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण। कितने जिलों में? 400। जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PM पैकेज रोजगार संबंध में प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं हैं। क ख ग हम पढ़ते हैं क्या क्या है। सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक एक माह का वेतन। इससे 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने जा रहा है। योजना का है पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों के लिए किसमें छूट दी जाएगी? 3 किस्तों में, ठीक है। 15,000 एक माह तक वेतन उनको दिया जाएगा। योजना ख विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों से संबद्ध प्रथम 4 वर्ष में अंशदान के लिए विशिष्ट पैमाने पर EPFO अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रदान। मतलब जो कंपनी कर्मचारी को रखेगी उसको कुछ EPF में जो डालना पड़ता है पैसा, उसी के आधार पर कंपनी और जो जैसे कटता है, जैसे मान लीजिए किसी की 18,000 सैलरी है तो मान लीजिए 10% कट गया और 10% ही मान लीजिए नियोक्ता को देना है, दैट मीन जो कंपनी है, तो 18,000 में से 10% कट के 1,800 रुपये और उधर से 1,800 रुपये कंपनी को देने का, 1,800 रुपये कट के उसके हाथ में आएगा। जो नौकरी करते हैं जानते हैं पूरा पैसा आता नहीं है, तो उसी प्रकार का है। सरकार नियोक्ताओं को सहायता, सरकार नियोक्ताओं के EPFO अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति 2 वर्ष के लिए करेगी। नियोक्ता का इससे 50 लाख नौकरियों के सृजन होने की आवश्यकता है, क्योंकि EPFO के डर से जो है, EPF करने के डर से कंपनियां क्या करती हैं, जैसे कई जगह ऐसा होता है सैलरी आपकी 15,000 के नीचे है तो EPF में ज़्यादा अंशदान देना होगा, अगर इससे ज़्यादा है तो EPF में कम अंशदान देना होगा, तो वो सैलरी देते तो ज़्यादा है पर बाद में हैंड कैश वापस ले लेते हैं। ऐसे बहुत जगह होता है। उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना तथा शिशु गृहों की स्थापना करना।
सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक ऋण, इससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने का चाहिए। मतलब यहाँ पर संवर्धित निधि का मतलब है यहाँ पर आप अपना स्वरोजगार उत्पन्न कीजिए। घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए ऋण के लिए वित्तीय सहायता, प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ई वाउचर, 3% वार्षिक ब्याज की सहायता। तो ये भी आपका वही है, स्टार्टअप वगैरह करिए, स्वरोजगार लगाइए। कौशल प्रशिक्षण और कार्यक्रम, 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक मॉडल, इसका परिमाण उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक मॉडल, 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। ITI वगैरह का उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। PM पैकेज 4 योजना। विकसित भारत के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? समावेशी मानव संसाधन विकास। देखिए, मानव संसाधन का मतलब है जैसे पढ़ाई लिखाई, तकनीकी उच्च कौशल देना, और समावेशी मतलब सभी को देना, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी। सामाजिक न्याय, जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित हैं, वंचित हैं, महिला हैं, अल्पसंख्यक हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उन सबको देना। पूर्वोदय, विकास भी विरासत भी। क्या है ये विकसित भारत की प्राथमिकताएं? विकसित भारत की प्राथमिकताओं में पूर्वोदय, विकास भी विरासत भी। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक अवसरों को सृजन करने के लिए पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों के लिए योजनाएं, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल है। गया में औद्योगिक नोड के विकास के साथ अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, गया में औद्योगिक नोड का विकास किया जाएगा, तो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर। महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटन। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वाह, देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान एक नई जो है पहल शुरू की गई है। 63,000 ग्रामों को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, इससे 5 करोड़ जनजातीयों लोगों को लाभ होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी। आंध्र प्रदेश के बारे में है, देख दिया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर पर कोपार्थ नोड में और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर में और वाकल नोड में पानी, बिजली, रेल, सड़क जैसी आवश्यक संरचनाएं। विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं, विनिर्माण और सेवा। मैंने पहले बताया विनिर्माण बहुत जरूरी है। विनिर्माण क्षेत्र में MSME के लिए ऋण गारंटी योजना है। MSME के ऋण के लिए नया निर्धारण मॉडल है। मुद्रा ऋण, तरुण श्रेणी में ऋण सीमा की वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया। अब देखिए, शिशु, तरुण और किशोर जो ऋण था मुद्रा का, उसमें अलग अलग श्रेणी थी। अब तरुण श्रेणी में जो 10 लाख रुपए था, उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। इससे ये फायदा हो जाएगा कि अब आपको ये प्रश्न प्री में पूछा जा सकता है कि मुद्रा योजना में तरुण श्रेणी में, स्टेट बैंक में भी आ जाएगा, तरुण श्रेणी में पहले 5 लाख था, अब वर्तमान में 10 लाख हो गया। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। इस प्रकार आ सकता है, या आ सकता है डायरेक्ट विकल्प दे दिया गया, 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना रुपए हो गया, तो आपको इसको देखना है। ट्रेड्स में अनिवार्य ऑन बोर्डिंग के लिए बढ़ा हुआ दायरा, ट्रेड्स में अनिवार्य ऑन बोर्डिंग के लिए बढ़ा हुआ दायरा। खाद्य अविकिरण, इरेडिएशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए MSME इकाइयाँ, मतलब वही खाद्य सुरक्षा को देखना है इसमें। स्ट्रेस अवधि के दौरान MSME को ऋण सहायता, जैसे कोई मान लीजिए घाटे में चल रही है, किसी में कुछ हो रहा है। देखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 3 कैटेगरी में लोन है मुद्रा योजना में। शिशु, किशोर, तरुण। शिशु 50,000 तक है, किशोर 50,000 से 5 लाख तक है, तरुण 5 लाख से 10 लाख है। अब उसी को बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा और इससे आपको फायदा होगा प्री के लिए भी। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क, कितने औद्योगिक पार्क? 12। BGF सहायता के साथ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में औद्योगिक कामगारों के लिए डॉक्यूमेंट्री टाइप आवास के साथ किराया आवासन। ठीक,
घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और ओवरसीज अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन। दिवालियापन समाधान में गति लाने के लिए अधिकरण और अपील अधिकरण को सुदृढ़ करना और अतिरिक्त अधिकरण स्थापित करना। इंटर्नशिप अवसर, जिसको सब लोगों ने कहा कि भाई मेन जो है आप लोग नहीं दे रहे हैं, यही सब था। लेकिन जो भी कुछ है हम लोगों को अपना देखना है, इसमें हम लोग राजनीतिक नहीं करेंगे। और सरकार की जो मुद्रा.org.in है उसमें भी शिशु के लिए 50,000, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से अब तो 10 लाख अभी तक दिया गया है। अभी इसको अपडेट नहीं किया गया है। 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। तो 5 वर्ष में कितने? 1 करोड़ युवा। और कितनी कम शीर्ष कंपनियों? 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। CSR निधियों के माध्यम से प्रतिमाह 5,000 रुपये का भत्ता और 6,000 रुपये की एकात्मिक सहायता। CSR जो है UPSC वाले तैयार कर रहे हैं। CSR जो 3% होता है 3 वर्ष के पूर्व, जो पूरे लाभ का उसमें दिया रहता है, उसको आपने देखा। विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं, शहरी विकास। स्टाम्प ड्यूटी, महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्ट्रीट मार्केट, चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना की परिकल्पना है। ट्रांजिट उन्मुख विकास, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास। जल प्रबंधन बहुत जरूरी था। जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट तथा ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं तथा विश्वसनीय परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों की सेवाएं उपलब्ध कराना। ये आप उसमें भी लिख सकते हैं कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं शहरी और क्षेत्र में। PM आवास योजना शहरी, 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों तथा मध्य वर्ग की आवश्यकताएं पूरी होंगी। अधिक उपलब्धता के साथ कुशल तथा पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट के लिए सामर्थ्यकारी नीतियां तथा विनियम लागू किए जाएंगे। विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं, ऊर्जा बहुत जरूरी है, ऊर्जा सहयोग। नाभिकीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र के साथ पहल। अब देखिए, नाभिकीय ऊर्जा में पहली बार निजी क्षेत्र के साथ पहल की जा रही है। अभी तक परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा पूर्णतः सरकार के अंडर थी। भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना, याद है, भारतीय लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और ये पिछली बार अगर आप लोगों ने मेंस दिए होंगे तो आप लोग SDR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में आप लोग तमाम SMR की चर्चा सुनी गई थी। 300 कुछ kV तक के होते हैं। रिएक्टर और नाभिकीय ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास। ऊर्जा लेखा परीक्षा, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता। 60 क्लस्टरों में ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा। अगले चरण में इसे 100 क्लस्टरों तक बढ़ाया जाएगा। पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी, बिजली भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़त हिस्सेदारी के सहज एकीकरण के लिए। AUSCC ताप विद्युत संयंत्र, NTPC और BHEL के एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करेगा। 800 मेगावाट का एक वाणिज्यिक संयंत्र। 1 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली मिलेगी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 300 यूनिट एक प्रतिमाह। अब तक 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन। विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं, अवसंरचना के लिए 11,11,111 का प्रावधान। GDP का 3.4%। याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है तो आप प्रतिशत में याद रखिए। संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए। 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चरण 4 की शुरू की जाएगी। सिंचाई एवं बाढ़ उपशमन, कोसी मोची अंतर्राज्यीय लिंक और 20 अन्य चालू और नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ वित्तीय सहायता। असम, सिक्किम, उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन, क्योंकि देखिए असम, सिक्किम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थायी बाढ़ प्रबंधन योजना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्विकास। विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं, 7वां पेज है। काशी विश्व अवसंरचना, पर्यटन में क्या क्या है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास। अब देखिए, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर
और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि कहाँ पर है ये आप लोग कर लीजिए, किससे जुड़ा हुआ है सबको पता होना चाहिए, क्यों चूँकि इस समय जो है बिहार पे जो है ज़्यादा फोकस किया जा रहा है सबको, मतलब जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये गया बसोपत मंदिर जो है ये गया बिहार में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए धार्मिक महत्व के स्थल राजगीर के लिए व्यापक विकास की पहल, नालंदा विश्वविद्यालय को इसका गौरवशाली स्थान दिलाने के अलावा नालंदा का एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास, उड़ीसा को सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने के लिए इसकी दृश्यात्मक सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, कारीगरों, वन्य जीवन, प्राकृतिक भौतिक सौंदर्य और मनोरम समुद्र तट के विकास के लिए सहायता। नव परिवर्तन, अनुसंधान और विकास, मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू की जाएगी। अब देखिए, मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू की जाएगी। 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और नव परिवर्तन। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 1000 करोड़ रुपए तक का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाना है। ये याद रखिएगा, मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए प्राथमिकताएं, अगली पीढ़ी के सुधार, ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधी कार्य, शहरी क्षेत्रों में GIS मैपिंग के साथ भू अभिलेखों को डिजिटल किया जाएगा। कैडेस्ट्रल मानचित्र का डिजिटीकरण, भू रजिस्ट्री बनाई जाएगी। सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या और भू आधार के जैसे भू आधार, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र, उप प्रभाग का सर्वेक्षण किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। जलवायु वित्त पोषण के लिए टैक्सोनॉमी, जलवायु अनुकूलन और उपशमन से संबंधित निवेश के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। FDI और ओवरसीज निवेश, FDI को सरल करने और ओवरसीज निवेश के लिए भारत रुपये का उपयोग करने के अवसरों पर बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया सरलीकरण। NPS वात्सल, अवयस्कों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की योजना, NPS वात्सल योजना शुरू की जाएगी। डाटा संचालन में सुधार, आंकड़ों और सांख्यिकी का संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रबंधन। NPS संगत समस्याओं का समाधान करने, आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने तथा राजकोषीय दूरदर्शिता को बनाए रखने के लिए समाधान निकाला जाएगा। देखिए, चालू खाता घाटा जो है हमारा 2021 में जिस समय कोरोना आया था बहुत बढ़ गया था, ठीक, लगभग अगर आप देखें 1% तक गया था। 2024 में देखिए घट गया है और निगेटिव में दिख रहा है, घटने की वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 8.2% रही है। रियल GDP ग्रोथ 2020-21 में देखिए सबसे नीचे डाउनफॉल है, परसेंटेज है 10 के करीब जा रहा है और 5 तक पहुंच गया था निगेटिव में 2020-21 जब खोला। SCB के सकल NPS में कमी आ गई है। NPS आपका 2018 मार्च में देखिए एकदम हाईएस्ट पहुंच गया था, 11% से ज़्यादा, 12 से कम, अब जो है नियर अबाउट 2.5-3% है। मुद्रास्फीति सबसे उच्च स्तर पर 2022 के करीब पहुंच गई थी 6.7%, इसमें 5.4% है। राजकोषीय घाटा ही बहुत बार पूछा जाता, डायरेक्ट पूछा जाता PCS वगैरह में, स्टेट PCS में, UPPCS, BPSC वगैरह में 5.6% है। सबसे हाईएस्ट हो गया था वही कोरोना काल में 9.2%। ये GDP के परसेंटेज के रिस्पेक्ट में है, याद रखिएगा। करों का सरलीकरण किया जाएगा। सीमा शुल्क में कहाँ परिवर्तन किया गया। कैंसर की 3 दवाओं पर सीमा शुल्क को पूर्णतः छूट। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल PCB और चार्जर BCD घटाकर 15% करना। सोने चांदी में सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 4%, मेरे ख्याल 15% तक देख लिया जाएगा। झींगा और फिश फीड पर BCD घटा करके 5%। सोलर सेल और पैनल विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं पर छूट। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर वही है, रेयर अर्थ मेटल है, शुल्क से पूर्णतः छूट। अनुपालन का बोझ कम करने तथा उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने तथा नागरिकों को लाभ प्रदान। वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20% कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घावधि लाभों पर 12.5% लाभ लगेगा। वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रतिवर्ष कर दी गई है। रोजगार और निवेश, निवेशकों को सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है। याद रखेंगे, एंजल टैक्स नया टैक्स लगता है जब कोई स्टार्टअप बनता है। ये UPSC पूछा भी गया, पूछा भी जा सकता है। घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल कर व्यवस्था, विदेशी खनन कंपनियों
के लिए सेफ हार्बर दरों पर प्रावधान है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की जो दर रहेगी वो 40% से घटाकर 35%, ये पूछा जा सकता है। नई कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है। 0 से 3 लाख पर 0% है, 3 से 7 लाख पे 5% है, 7 से 10 लाख पे 10% है, और हाई 13 पर 30% है, जो 15 लाख पे, 12 से 15 लाख पे 20% है, 10 से 12। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ा करके 75,000 रुपये की गई है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपया कहाँ से आता है? सबसे हाईएस्ट जो हमारे पास आएगा 27% उधारी और अन्य देयताएँ, जो हमने जैसे भारत सरकार तमाम देशों से, तमाम वित्तीय संस्थाओं से, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, जैसे IMF हो गया, विश्व बैंक से, जैसे जहाँ जहाँ से उधार लेता है उसको टैक्स चुकाना पड़ता है। तो वैसे ही जो जिनको भारत टैक्स दिया है उनसे टैक्स की एक तो ब्याज की दर आती है और ऊपर से किस्त आती है मूल में से, तो उसी उधार अन्य देताओं से 27%। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो अपना GST से भी ज़्यादा जो है वो इनकम टैक्स है। आयकर 19% है, GST एवं अन्य कर 18% है, निगम कर 17% है, ये पूछा जाता है कभी कभी, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5% है, सीमा शुल्क 4% है। उसके बाद आप इम्पॉर्टेंट है, बस ये जान लीजिएगा कि सबसे हाईएस्ट जो मिला है वो आयकर से है, सेकंड पे GST है, थर्ड पे निगम कर है। पीसीएस वगैरह में तो मिलाने को भी आ जाता है। रुपया सबसे ज़्यादा जाएगा कहाँ? सबसे ज़्यादा जाएगा करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21% है, और फिर 19% जाएगा ब्याज भुगतान, जो हमने भी लिया है मतलब कर लिया है बहुत सारे देशों से, बहुत सारे, उनको ब्याज भुगतान किया जाएगा। उसके बाद 21% मैंने ये बताया। 16% है केंद्र क्षेत्र की स्कीम, रक्षा और सब्सिडी पर पूंजीगत कार्रवाई को छोड़ के, रक्षा वाली छोड़ दीजिए, जिसमें 16% है। जैसे मान लीजिए PM किसान स्वनिधि योजना है, केंद्र की चलाई है, आयुष्मान भारत है, तो उसमें जैसे केंद्र राज्य 65-35 है, तो उसमें जो केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है उसके लिए सब्सिडी के लिए पूछा गया है 6%, रक्षा बजट 8%। उसके बाद वित्त आयोग और अन्य नियंत्रण 6%, केंद्र प्रायोजित योजनाएं 8%, अन्य व्यय 9%, पेंशन 4%। प्रमुख मदों के लिए सबसे ज़्यादा किसको दिया गया है? रक्षा 4,54,773 करोड़, ये प्रतिशत में भी याद करवाया जाएगा। 2,65,808 ग्रामीण विकास, कृषि एवं संबंध कार्यकलाप के लिए जो है 1,51,851, गृह पुलिस देखिए बनी हुई है 1,50,983, शिक्षा 1,25,638, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार 1,16,342, स्वास्थ्य 89,287, ऊर्जा 68,769, समाज कल्याण 56,500, वाणिज्य और उद्योग 47,000। प्रमुख स्कीमों के लिए कभी कभी पूछा गया है, पीसीएस में तो पूछ ही लेता है कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा है। तो मनरेगा के लिए पिछले साल में 23-24 में 60,000 था, 24-25 में 86,000 है। अनुसंधान विकास के लिए 844 था, 1,200 करोड़ है। नाभिकीय ऊर्जा में 442 था, इसमें काफ़ी बढ़ा दिए हैं, 22,028 है। और औषधि उद्योग के लिए PLI स्कीम जो चल रही थी 1,200 के लिए 21,143 करोड़ दे दिया गया है। सेमीकंडक्टर का विकास बहुत इम्पोर्टेंट है, 3,000 से 6,903, लगभग दुगने से भी ज़्यादा। 4,970 सौर ऊर्जा के लिए था, 10,000 है, ये सब करोड़ रुपए में है। LPG प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT 180 करोड़ रुपए से 1,500 करोड़ रुपए। IDEA स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन 1,300 करोड़ से 3,854 करोड़। राजस्व प्राप्तियाँ 31.3 लाख करोड़ है, राजस्व प्राप्ति 31.3 लाख करोड़ रुपए है। जबकि पूंजीगत प्राप्ति हमारी सबसे ज़्यादा 23-24 में थी। बजट अनुमान हालांकि रियल कम ही रहा, अब जो बजट एस्टिमेट इस बार 16.9 लाख करोड़। राजस्व व्यय हमारा 37.1 लाख करोड़ है, जो बजट अनुमान है हमारा एस्टिमेट 2024-25 में। प्रभावित पूंजीगत व्यय याद रखेंगे, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, 15 लाख करोड़ बजट अनुमान।
तो धन्यवाद। इसमें जो मुख्य मुख्य स्कीम है वो आप लोग याद कर लीजिए। रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ से जाता है, क्योंकि जैसे विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोध मंदिर दोनों गया में है, तो वहाँ क्या काम हो रहा है। कोसी मोची कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ निकलती हैं, ये आप लोग ध्यान दे देंगे, ठीक है। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये इस बार है, इसमें काफ़ी बड़ी योजना है, ठीक। उसके बाद जो है 5 वर्षों में कितनी कंपनियों में, 500 कंपनियों में इंटर्नशिप किसके लिए उपलब्ध कराई जाएगी, 1 करोड़ युवाओं के लिए, ये आप लोग याद रखिए। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये याद रखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये एक नई स्कीम है, ठीक। धन्यवाद।